जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान चैप्टर 8 जीव जनन कैसे करते हैं। विस्तृत उत्तरी प्रश्न। दोस्तों, विस्तृत उत्तरी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का पूछा जाता है, जो कि 7 नंबर अपने आप में बहुत अधिक होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में एक ही विस्तृत उत्तरी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, जो कि आज आपके सामने है। केवल इसी को इस चैप्टर में तैयार कर लेंगे, बाकी लघु उत्तरी प्रश्न जितने आपको बताए गए उतना तैयार कर लेंगे, हो जाएगा। इतने से बाहर पेपर नहीं बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, द्विनिषेचन पर टिप्पणी लिखिए अथवा पर परागण को परिभाषित कीजिए, इसके महत्व का वर्णन कीजिए। द्विनिषेचन पर टिप्पणी लिखिए अथवा पर परागण को परिभाषित कीजिए, इसके महत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर, पर परागण का तथा परागण, परागकण तथा परागण। पराग कोशों में परागकण बनने के बाद आवश्यक है कि परागकण के नर केंद्रक मादा युग्मक अंड तक पहुँचे पुष्प के परागकोश से पराग कणों के उससे पुष्प अथवा दूसरे पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। फिर से, पराग कोशों में पराग कण बनने के बाद आवश्यक है कि पराग कण के नर केंद्रक मादा युग्मक अंड तक पहुँचे पुष्प के पराग कोश से पराग कणों के उसी पुष्प अथवा दूसरे पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। जब एक पुष्प में पराग कोशों से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तथा अंकुरित हो जाते हैं, तो वह क्रिया स्वपरागण कहलाती है। जब किसी एक पुष्प से पराग उसी पुष्प के पराग कोशों से पराग निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं और अंकुरित हो जाते हैं, तो वह क्रिया स्वपरागण कहलाती है। तथा जब एक पुष्प से परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प पर गिरते हैं या वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं, तो इस पर परागण कहलाता है। तो इस पर अगर अंकुरित हो जाते तो इसे पर परागण कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है, जब किसी एक पुष्प से पराग उसी पुष्प में गिरकर वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं, अगर अंकुरित हो जाते तो वह स्वर परागण कहलाता है। यदि एक पुष्प से परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर आते हैं तो इसे हम पर परागण कहते हैं। इस प्रकार सभी एक लिंगी पुष्प पर परागण भी होता है, किंतु द्विलिंगी पुष्पों में दोनों किसी प्रकार का परागण हो सकता है। इनमें पर परागण अधिक महत्वपूर्ण होता है। पर परागण में पराग कणों को एक पुष्प से दूसरे पौधे पर उपस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाना होता है। इसके लिए किसी न किसी साधन या कारक की आवश्यकता पड़ती है। पर परागण के इन कारक को कर्मक भी कहते हैं और यह सामान्यतः वायु, जल अथवा जंतु होते हैं। इन्हीं कारकों के आधार पर परागण की विभिन्न विधियां कीट परागण, वायु परागण, जल परागण आदि होती हैं। फिर से पर परागण में पराग कणों को एक पुष्प से दूसरे पौधे पर उपस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाना होता है। इसके लिए किसी न किसी साधन या कारक की आवश्यकता पड़ती है। ये पर परागण के इन कारकों को कर्मक भी कहते हैं और यह सामान्यतः वायु, जल अथवा जंतु होते हैं। इन्हीं कारकों के आधार पर परागण की विभिन्न विधियां कीट परागण, वायु परागण, जल परागण आदि होते हैं। दूसरा, परागकण का अंकुरण। परागकण के परागण के द्वारा वर्तिकाग्र पर आए हुए परागकण वर्तिकाग्र करके तरल पदार्थ को अवशोषित कर फूल जाते हैं। उनका अंतःकवच अंकुरण क्षेत्र से एक नलिका के रूप में बाहर निकलता है, जिसे
पराग नलिका कहते हैं। इस समय पराग कण का केंद्रक दो केंद्र को वर्धी केंद्रक तथा जनन केंद्रक में विभाजित हो जाता है। वर्धी केंद्रक नलिका में आ जाता है और नलिका केंद्रक कहलाता है। जनन केंद्र दो बराबर भागों में विभाजित होकर दो अचल नर युग्मक बनाता है जो पराग नलिका में आ जाते हैं। फिर से परागण का अंकुरण परागण के द्वारा वर्तिकाग्र पर आए हुए परागण वर्तिकाग्र करके तरल पदार्थ को अवशोषित कर फूल जाते हैं। उनका अंतःकवच अंकुरण क्षेत्र से एक नलिका के रूप में बाहर निकलता है जिसे पराग नलिका कहते हैं। इस समय परागण का केंद्र दो केंद्र वर्धी केंद्रक तथा जनन केंद्रक में विभाजित हो जाता है। वर्धी केंद्रक नलिका में आ जाता है और नलिका केंद्रक कहलाता है। जनन केंद्रक दो बराबर भागों में विभाजित होकर अचल नर युग्मक बनाता है जो पराग नलिका में आ जाते हैं। तीसरा, निषेचन। बीजांड के भ्रूण कोश में प्रवेश करने के बाद पराग नलिका का शीर्ष गल जाता है तथा इसमें उपस्थित नलिका केंद्रक भी लुप्त हो जाता है। दोनों नर युग्मक अब भ्रूण कोश के जीव द्रव्य में मुक्त हो जाते हैं और इनमें से एक अन्य कोशिका में घुसकर उसके केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है। इस प्रकार मुख्य निषेचन क्रिया समाप्त हो जाती है। निषेचन बीजांड के भ्रूण कोश में प्रवेश करने के बाद पराग नलिका का शीर्ष गल जाता है तथा इसमें उपस्थित नलिका केंद्रक भी लुप्त हो जाता है। दोनों नर युग्मक अब भ्रूण कोश के जीव द्रव्य में मुक्त हो जाते हैं और इनमें से एक अन्य कोशिका में घुसकर उसके केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है। इस प्रकार मुख्य निषेचन क्रिया समाप्त हो जाती है। दोस्तों, ये था आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। आइए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को पुनः रिवीजन कर लेते हैं ताकि यह क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। द्वि निषेचन पर टिप्पणी लिखिए अथवा पर परागण को परिभाषित कीजिए, इसके महत्व का वर्णन कीजिए। परागण का परागकण तथा परागण। पराग कोशों में परागण बनने के बाद आवश्यक है कि परागकण के नर केंद्रक मादा युग्मक अंड तक पहुँचे। पुष्प के पराग कोश से परागकणों के उसी पुष्प अथवा दूसरे पौधों के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। जब एक पुष्प में पराग कोशों से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तथा अंकुरित हो जाते हैं तो वह क्रिया स्वपरागण तथा जब दूसरे परागण को किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। इस प्रकार सभी एक लिंगी पुष्प पर परागण भी होता है, किंतु द्विलिंगी पुष्पों में दोनों में किसी भी प्रकार का परागण हो सकता है। इनमें परपरागण अधिक महत्वपूर्ण होता है। परपरागण में पराग कणों को एक पुष्प से दूसरे पौधे पर उपस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना होता है। इसके लिए किसी न किसी साधन या कारक की आवश्यकता पड़ती है। परपरागण के इन कारकों को कर्मक भी कहते हैं और यह सामान्यतः वायु, जल अथवा जंतु होते हैं। इन्हीं कारकों के आधार पर परपरागण की विभिन्न विधियां कीट परागण, वायु परागण, जल परागण आदि होती हैं। दूसरा, परागकण का अंकुरण। परागण के द्वारा वर्तिकाग्र पर आए हुए परागकण वर्तिकाग्र करके तरल पदार्थ को अवशोषित कर फूल जाते हैं। उनका अंतःकवच अंकुरण क्षेत्र से एक नलिका के रूप में बाहर निकलता है जिसे पराग नलिका कहते हैं। इस समय परागकण का केंद्रक दो केंद्र वर्धी केंद्रक तथा जनन केंद्रक में विभाजित हो जाता है। वर्धी केंद्रक नलिका में आ जाता है और नलिका केंद्रक कहलाता है। जनन केंद्र दो बराबर भागों में विभाजित होकर दो अचल नर युग्मक बनाता है जो पराग नलिका में आ जाते हैं। निषेचन।
बीजांड के भ्रूण कोश में प्रवेश करने के बाद पराग नलिका का शीर्ष गल जाता है तथा इसमें उपस्थित नलिका केंद्रक भी लुप्त हो जाता है। दोनों नरयुग्मक अब भ्रूण कोश के जीव द्रव्य में मुक्त हो जाते हैं और इनमें से एक अन्य कोशिका में घुसकर उसके केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है। इस प्रकार मुख्य निषेचन क्रिया समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये था इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, जिसे हमने अच्छे से रिवीजन किया और समाप्त भी किया। दोस्तों, ये चैप्टर पूरी तरह से आज समाप्त होता है, लेकिन पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में हम कल इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पूरे चैप्टर को हम एक वीडियो में समाप्त करेंगे, यानी कि पूरे चैप्टर को फिर से एक बार पुनः रिवीजन कर लेंगे, तो हमारा यह चैप्टर पूरी तरह से अच्छे से कवर हो जाएगा। फिर नए चैप्टर इसको स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।